प्रोफेशनल्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके चैनल्स को देखते हैं और बाकी चैनल्स को देखते हैं, उनको ये पता है। अब ये प्रश्न उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नहीं है, अब ये है देश की बेटियों का, देश के नारी सम्मान का और हमारी संस्कार और जो हमारी संस्कृति है उसका। और इसकी रक्षा का पूरा दारोमदार आज की तारीख में राजीव जी कर्नाटका के हाथ में है। अगर वो कांग्रेस को 140 से सीट कम देती है, इसका मतलब यह है कि उन्हें बेटी की इज्जत आबरू से चिंता नहीं है, जो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। मुझे लगता है 160 सीट कांग्रेस को मिलेगी और हमारे देश की बेटी जो यहां लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनको न्याय मिलेगा। एक जो ये प्रकार के दमन चक्र चल रहा है उसको थप्पड़ लगेगा और देश में फिर लोकतंत्र मजबूत होगा और देश की जो आत्मा है वो फिर मजबूत होगी और भारत माता सशक्त होगी। राजीव जी, सशक्त भारत माता होगी कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आना चाहता हूं प्रेम के पास, किस आप देखते हैं दिल्ली की बातें तो हम कर ही रहे हैं, अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन जंतर मंतर से इधर कर्नाटक जहां हम मौजूद हैं, मैसूरू पैलेस के बिल्कुल सामने से इस लाइव को लेके आ रहे हैं, न्यूज पॉइंट कर रहे हैं और दिन भर लगातार पिछले 3 दिनों से हम घूम रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर आप तक हम आए, प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं वहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर कर्नाटक का चुनाव कितना इंपॉर्टेंस रखता है मोदी सरकार के लिए और कितना इंपॉर्टेंस रखता है गांधी परिवार के लिए? गांधी परिवार स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी भी इस सभा में कूदने वाली हैं, चुनावी सभा में 6 तारीख को। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस चुनाव को? अनम्यूट कर लीजिए। जी शुक्रिया राजीव जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा भी नहीं कि पहले के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं रहे, हर चुनाव की अपनी अहमियत रही है। अगर गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण था इसलिए कि कहीं बीजेपी हार जाती तो समझिए कि एक अलग उसकी रवानगी होती राजनीति की। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ममता बनर्जी ने जीत करके नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के जो अहंकार को उसको तोड़ा। उसी तरीके से कर्नाटक का जो चुनाव है उसकी अहमियत यह है कि 2023 में जो विपक्ष की फिजा बन रही है उस ख्याल से कांग्रेस की अगर वापसी होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की टक्कर में उससे एक स्टेट छीन लेना, जो कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मिट रही है, बर्बाद हो रही है और हम आबाद हो रहे हैं, उस मिथक को तोड़ना, ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि कर्नाटक एक प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, दक्षिण में अपने पैर फैलाने के लिए, उस प्रयोगशाला में उनको विफल होते हुए भी ये कर्नाटक का चुनाव साबित कर सकता है, दिखा सकता है, ये भी इसकी अहमियत होगी। और इसको मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं कि खुलेआम जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमने पिछले चुनाव में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब नए मतदाता वोट डालने आए तो एक बार पुलवामा हमले को याद कर लेना, तो उस पर भी चुनाव आयोग में बात गई थी। बाद में उनको क्लीन चिट मिल गया था कि इसके बावजूद कि वो शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। अभी तो खुलेआम नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली का नारा लगाने की बात कर रहे हैं वोट देते हुए। इससे भी ज्यादा धर्म का दुरुपयोग हो सकता है क्या? लेकिन हमारा चुनाव आयोग सो रहा है। मैं इसको यहां से भी रिलेट करता हूं कि जंतर मंतर, बीजेपी को लगता है कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी गतिविधियां बढ़ेंगी बढ़ने दो, चुनाव में डिस्ट्रैक्शन होगा, ये उनकी रणनीति लगती है। हो सकता है उनकी रणनीति हो, लेकिन जंतर मंतर में सिर्फ गतिविधियां नहीं बढ़ रही हैं, जंतर मंतर पूरे देश को भावनात्मक स्तर पर उद्वेलित कर रहा है। एक मैसेज जो खुद बीजेपी ने बनाया था, जिसका कि अखिल स्वामी जी जिक्र कर रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को तहस नहस होते लोग देख रहे हैं। बजरंग पुनिया
भाई बजरंग बली उनसे बड़ा कोई देश में है? पहलवान है, देश की पहलवानी का प्रतीक है बजरंग पुनिया। वो महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज बजरंग बली का मतलब बजरंग पुनिया हो गया है। ये बात भी धीरे धीरे कर्नाटक तक पहुंच रही है। तो जब वोट देने लोग जाएंगे तो बजरंग बली को जब याद करेंगे तो ये बजरंग पुनिया का संघर्ष होगा। कोई सांप्रदायिक सोच नहीं होगी, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं होगा। ये हम फिजा बनते हुए देख रहे हैं। आज अभी शाम 7 बजे तक जो बवाना के थाना में किसानों को पुलिस ने बंद कर दिया, हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे थे, उनके साथ इनके संघर्ष में साथ देना चाह रहे थे। उनको थाने में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। सब बुजुर्ग किसान हैं। आज देश का बुजुर्ग किसान अपनी बेटियों के सम्मान के लिए अगर आगे आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं और आप इसको रणनीति समझ रहे हैं कि यह डिस्ट्रैक्शन होगा कर्नाटक चुनाव से, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है राजीव जी। जनता तो सबक सिखाई देगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि पूरा देश रणनीतियों से चले, भावना से ये देश चलता है। और वही भावना आज बीजेपी को उसके खिलाफ जा रही है। जो अब तक वो गलत तरीके से तब भी समझा रही थी, आज उसका गलत साबित हो रहा है। जी राजीव जी जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं। और पूरा फुल हाउस से आप लोग देख रहे होंगे पे यहाँ हमारे साथ 2 साथी और 5 साथी स्क्रीन पे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आना चाहता हूं सीधा शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आपसे समझना चाहता हूं जो कुछ चल रहा है कर्नाटक में, पल पल की रिपोर्ट आप तक रहती है, आपके ट्वीट्स देखा करता हूं, और इन सब से इतर आप जंतर मंतर को भी बहुत नजदीक से फॉलो कर रहे हैं। दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो किस रूप में देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को, शकील जी? देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो जितना इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए भी है। स्थिति आज की तारीख में ये है कि जो भी कर्नाटक जीतेगा, जिसको हम सब सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो वो सेमी नहीं होगा। जो सेमी जीतेगा वो फाइनल भी जीतेगा। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो 1-1 फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, इसके बाद ये 1-1 फाइट कांग्रेस और बीजेपी की सीधे 3 राज्यों में आने वाली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं, जहां बीजेपी की जान है, जहां से बीजेपी ने हमेशा सत्ता और ताकत पाई है। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और अच्छी मेजोरिटी से जीत गई,